हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। इसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी, उसने कहाँ तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये देखेंगे। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त सम्राटों में कई अर्थों में अद्वितीय था। उसे भारतीय इतिहास का महान सेनानायक, कुशल राजनीतिक एवं अजेय योद्धा माना जाता है। जो मैंने रेड पेन से शब्द लिख रखे हैं, ये आपके कंटेंट में होने चाहिए। और आप भी अपने जब पेपर लिखे या फिर कोई टॉपिक लिखना है तो उसमें आप अलग पेन का यूज करके इसे लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त का आदर्श भारत में प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। दिग्विजय का मतलब होता है सारे प्रदेशों पर उसकी विजय, तो उसे दिग्विजय का मतलब होता है सब में उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया या फिर सब पे अपना शासन जमा लिया, ये होता है दिग्विजय का मतलब। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो, आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं, आपके पेपर में प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और पूरा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में भी जानने के लिए हम यही सब लिखेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है। हरिसेन क्या था? समुद्रगुप्त जो थे उनका दरबारी कवि था। उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति लिखा उसने, ठीक है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति था उसे अशोक के कौशाम्बी स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण करवाया गया है, जिस पे अशोक के 6 स्तंभ लेख पहले से उत्कीर्ण थे। बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी के किले में खड़ा कर दिया गया, इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं। देखो, यहाँ पर 2 वर्ड आ गए, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। और ये कहाँ पर उत्कीर्ण कराया था? ये कराया था अशोक के स्तंभ पर कराया था। अशोक के जो कौशाम्बी में स्तंभ है उस पर कराया था। ऑलरेडी उस पर 6 स्तंभ अशोक के बने हुए थे, उत्कीर्ण हो रखे थे, ठीक है। तो ये इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये अभिलेख संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा हुआ है। संस्कृत की भाषा चंपू शैली में लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियां क्षतिग्रस्त हैं, मतलब कुछ पंक्तियां इसकी मिट गई हैं या फिर खत्म हो गई हैं। लेख में कोई तिथि नहीं मिलती, मतलब जो मान लो कोई अगर चीज खत्म हो जाती है, अगर इसमें बोला गया लेख में कोई तिथि नहीं मिलती, हो सकता है कि क्षतिग्रस्त भाग में कहीं तिथि रही हो, मतलब जो लेख जो लिखवाए गए थे उसका कुछ पंक्ति जो मतलब कुछ लाइन है वो मिट गई है, मतलब खत्म हो गई है, तो उसमें कहीं डेट होगी। अब जो बचा है उसमें डेट नहीं मिली है, तो उसमें यही बताया गया है। लेकिन ये अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल का ही है। पर ये पक्का है कि ये जो लेख है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद अभिलेख वो समुद्रगुप्त के काल का ही है। ये 360 ईस्वी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की परिसमाप्ति के बाद और अश्वमेध के अनुष्ठान के पूर्व खुदा होगा, मतलब क्योंकि अश्वमेध का उसमें उल्लेख नहीं है, ठीक है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध के अनुष्ठानों की जानकारी उसके सिक्कों एवं उसके उत्तराधिकारी के अभिलेख से होती है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद अभिलेख जो है उसमें अश्वमेध की जानकारी हमें नहीं मिलती है। अश्वमेध की जानकारी हमें मिलती है समुद्रगुप्त के सिक्कों से, और जो उसके उत्तराधिकारी आए थे उनके द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए थे उनमें मिलती है अश्वमेध, मतलब जो अश्वमेध जो पूजा होती है उसका उल्लेख हमें इन चीजों से मिलता है। देखो, इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में किसी अन्य नरेश के विषय में इतना निश्चित और विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता जितना समुद्रगुप्त के विषय में है। इस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी चुना था, बल्कि वह उसका सबसे बड़ा मतलब ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन अन्य पुत्रों की तुलना में वह ज्यादा योग्य शासक रहा होगा। इसी बात की झलक भी प्रशस्ति में मिलती है।
इसमें बताया गया, देखो जो समुद्रगुप्त था उसके और भी भाई थे। समुद्रगुप्त बड़ा नहीं था, फिर भी उसके पिता ने मतलब चंद्रगुप्त था, उसने इसको समुद्रगुप्त को शासक बनाया क्योंकि वो योग्य था, वो प्रशासन को संभाल सकता था। इसी चीज की झलक हमें क्या प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है, जो हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। दिग्विजय का मतलब है कि चारों तरफ के प्रदेशों पे अपना साम्राज्य स्थापित करना। समुद्रगुप्त ने यही किया था। अब दिग्विजय का मतलब देखेंगे और उसने कहाँ का अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, कहाँ से कहाँ तक किस शासक को हरा के अपने साम्राज्य में उसका शासन मिलाया हुआ देखेंगे। देखो, समुद्रगुप्त का शासनकाल सैनिक विजयों की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। प्रयाग प्रशस्ति में उसके 100 युद्धों के रण कौशल का उल्लेख है। उसने जो 100 युद्ध किए होंगे उसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इस प्रशस्ति में उसके विजयों की लंबी सूची मिलती है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजा अच्युत और नागसेन को परास्त किया था। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले 2 राजाओं को हराया था, वो थे नागवंश के अच्युत और नागसेन। उसके बाद उसने कोटकुल्ज नामक राजा को हटाकर पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। कोटकुल्ज में जो राजा था उसको हटाकर उसने पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। पाटलिपुत्र विजयगुप्तों के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। पाटलिपुत्र में प्रवेश करना गुप्त वंश के शासकों के लिए या फिर समुद्रगुप्त के लिए महत्वपूर्ण मतलब क्रांतिकारी घटना रही। अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई और बाद में समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान प्रारंभ हुए। पाटलिपुत्र को समुद्रगुप्त ने राजधानी बना लिया। वहीं से उसने अपने दिग्विजय जो मैंने बताया सारे प्रदेशों पर राज करना स्टार्ट किया था। वही देखेंगे अब आगे क्या था। दिग्विजय के अंदर उसने सबसे पहले आर्यवर्त पे विजय की थी, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। रुद्रदेव, मित्तल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, नंदिन, अच्युत और बलवर्मा, इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक जीतकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इन विजयों द्वारा समुद्रगुप्त ने गंगा, यमुना, द्वाब और आर्यवर्त के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दिग्विजय अभियान में सबसे पहले उसने आर्यवर्त के राजाओं को हराया, उनके साम्राज्य को अपने में मिलाया, गंगा यमुना के द्वाब और आर्यवर्त के विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। दूसरा था इसके अंदर समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान के अंदर उसका दूसरा पॉइंट है, देखो, मध्य भारत के आठविक राज्यों पर विजय। इसके बाद समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्यों को जीत के उन्हें अपना सेवक बना लिया। जो आठविक राज्य हैं उनके राजाओं को हरा के उनको अपना सेवक बना लिया था। उसके बाद दक्षिण पथ की विजय, ये तीसरा अभियान था उसका। उत्तर भारत में राज्य विस्तार के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को परास्त किया। उत्तर भारत में तो अपना उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया। अब उसने दक्षिण की तरफ मुड़ चुका था। ये इस प्रकार हैं। कौशल जगह है। कौशल के अंदर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का महेंद्र इसको हराया था। महाकांतर उड़ीसा के जयपुर प्रदेश के बन। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के राजाओं के प्रति आर्यवर्त के राजाओं से भिन्न नीति का अनुसरण किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं के लिए जो नीति अपनाई थी वह दक्षिण भारत के राजाओं के लिए नहीं अपनाई थी। उसने अलग तरीके की नीति अपनाई थी। इधर हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति के लिए राजग्रहण मोक्ष अनुग्रहण शब्द का प्रयोग किया है। जो दक्षिण के राजाओं के लिए जो नीति अपनाई थी उसका उल्लेख हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस शब्द से किया है, वो है राजग्रहण मोक्ष अनुग्रहण शब्द का प्रयोग किया है। इस नीति के 3 अंग हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, मतलब इसके 3 अंग हैं। जैसे ग्रहण का मतलब है विजय, मोक्ष जीत कर भी मुक्त करना, अनुग्रहण
मुक्ति के बाद सम्मानित करना, ये समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी दक्षिण के राजाओं के लिए। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित कर इनके राज्य ना छीन के उन्हें को लौटा दिए। मतलब समुद्रगुप्त ने यहाँ अपनी विजय स्थापित की और जो राज्य छीने नहीं थे उन्हें वापस कर दिए थे विजय प्राप्त करने के बाद। कालिदास कृत रघुवंश में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वालों को धर्म विजयी की संज्ञा दी है। कालिदास के रघुवंश में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वालों को धर्म विजयी। समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान के अंदर चौथा अभियान तो उसका था सीमांत राज्य गणों की विजय। आर्यवर्त और दक्षिण पथ में समुद्रगुप्त की विजयों ने राज्य और गणों को भयभीत कर दिया था। मतलब राज्य और गणों के जो शासक थे उनको भयभीत कर दिया था समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से, और उन्हें बिना युद्ध के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जो राज्य और गणों के जो शासक थे उन्होंने बिना युद्ध के ही समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी। वह समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को सर्व कर मतलब सभी प्रकार के वार्षिक कर देते थे, दान देते थे मतलब उपहार भी देते थे, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसको प्रणाम करना सीमांत राज्यों गणों की इच्छा पर जरूरी हो गया था। इसमें 5 राज्य और 9 गणराज्य थे। पड़ोस की विदेशी राज्यों द्वारा प्रभाव स्वीकार। समीप के विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त से अधीनस्थ भाव से मैत्री संधि कर ली। देखो, जिसने युद्ध किया, युद्ध द्वारा उसने राज्य का विस्तार किया। दूसरा था उसके डर से भी जो प्रदेश थे उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब इन दोनों के अलावा जो तीसरा उसके पास तरीका था वो था मैत्री संधि, मतलब दोस्ती के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर उसकी 4 शर्तों को मान लिया। आत्मनिवेदन मतलब गुप्त सम्राट के सामने स्वयं प्रस्तुत होना, मतलब आत्मनिवेदन मतलब उस गुप्त सम्राट उसके सामने स्वयं जाना, ना कि उसे बुलवाना पड़े। कन्यायोपन मैत्री को मजबूत करने के लिए उसने अपनी राजकुमारियों का विवाह गुप्त वंश के शासकों से कराना। मतलब जो मैत्री संधि थी उसके अंदर ये भी था कि जो गुप्त सम्राट हैं उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह कराना इसकी दूसरी शर्त थी। मैत्री संधि के अंतर्गत तीसरी उसकी शर्त थी दान मतलब उपहार भेजना। किसको? समुद्रगुप्त को। पहला पॉइंट था कि आत्मनिवेदन मतलब समुद्रगुप्त के सामने स्वयं प्रस्तुत होना, मैत्री संधि के अंदर एक पहली शर्त ये थी। दूसरा था अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश के शासकों से कराना, दूसरी शर्त ये थी। तीसरी थी दान मतलब समुद्रगुप्त को उपहार भेजना। मैत्री संधि के अंदर चौथी शर्त थी गरुत मंडल मतलब गुप्तों के गरु चिन्ह से अंकित आज्ञा पत्र को स्वीकार करना। समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य विस्तार किया था वो हमने देख लिया। उसने 5 तरीके से अपने अभियान सफल किए था। अभी उसने जो अभियान किया था उसका प्रभाव क्या पड़ा था वो देखेंगे। समुद्रगुप्त की विजय के 3 प्रभाव पड़े। पहला था साम्राज्य स्थापना। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें आर्यवर्त और मध्य प्रदेश के प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। मतलब उसने एक साम्राज्य की स्थापना की इन विजय अभियानों द्वारा जिसमें आर्यवर्त और मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित था। मतलब ये इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इस चीज में शामिल हो गया था साम्राज्य के विस्तार में। प्रभाव क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष साम्राज्य क्षेत्र की उपेक्षा उसका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा था। इसके अंतर्गत दक्षिण पथ तथा पूर्व और पश्चिम के सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। उसका प्रभाव कहाँ तक था? सीमांत प्रदेश तक था। इन्हें समुद्रगुप्त ने साम्राज्य में नहीं मिलाया। सीमांत जो प्रदेश थे उसे समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनसे अधीनता स्वीकार करके उन्हें वापस उन्हीं को दे दिया था। मैत्री क्षेत्र समुद्रगुप्त के शौर्य से भयभीत होकर कुषाणों, शंको, लंका और अन्य द्वीप
के निवासियों ने उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व। अभी तक हमने समुद्रगुप्त का प्रभाव पढ़ा, उसकी उपलब्धियां पढ़ी। अब समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था वो देखेंगे। समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेता और परम पराक्रमी सेना नायकों में की जाती थी। उसके सिक्कों पर अंकित पराक्रमिक मतलब पराक्रम है, पहचान जिसकी। पराक्रम, व्याघ्र के समान पराक्रमी। प्रतिरथ, जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, जैसी उपाधियों उसके प्रचंड पराक्रम और अद्भुत शौर्य को व्यक्तित करती थी। समुद्रगुप्त ने अपने आप को ये उपाधियां दे रखी थी। वह लोभ विजय या असुख विजय ना होकर धर्म विजयी था। वो अपने लिए मतलब वो कोई लालची नहीं था, ना वो अपने सुख के लिए करता था, वो सिर्फ धर्म के लिए करता, धर्म की विजय के लिए करता था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था। वह शास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। उसे हत्या मतलब शास्त्रों का ज्ञान था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बरू को भी लज्जित करता था। इतना ज्यादा उसे संगीत का ज्ञान था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसकी बीड़ा शैली की मुद्रा से होती है, जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था। उसके व्यक्तित्व में कविता मतलब वो कविता अच्छी करता था, तो उसने अपने आप को कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध कर रखा था। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण देता था। तो कुल मिलाकर समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व था वो काफी अच्छा था। वो प्रजा के लिए